हेलो नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और इसका एक लेक्चर हो चुका है और आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जिसने पहला लेक्चर देखा है उसको पता होगा कि कैसे हम लोग कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मैं वैसे ही क्वेश्चंस आपके सेट में रखता हूँ। तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और इस सीरीज को आप फॉलो करिए। मैथ में या मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबको पता है कि इस समय टाइम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। देखो, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में आंशिक रूप से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय करता है। तो आपसे पूछा है कि पैदल उसने कितनी दूरी तय की थी। देखिए, 80 किलोमीटर की दूरी है और ये 7 घंटे में ट्रैवल करता है। 7 घंटे में ट्रैवल करता है। अब कुछ वो चलता है 8 की स्पीड से और कुछ वो चलता है 16 की स्पीड से। अब देखिए, करने को आप इस क्वेश्चन को अपने बेसिक मेथड से कर सकते हैं और लेकिन उसमें आपका टाइम लगेगा। मैं ओरली करना बताता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए, मैं ये जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर वो 8 की स्पीड से ही ये पूरे सातों घंटे चलता, 8 की स्पीड से ही ये पूरे सातों घंटे चलता, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता? अपन मैंने मान लिया है थोड़ी देर को कि पूरी की पूरी डिस्टेंस या पूरे टाइम वो 8 की स्पीड से ही चलता है। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 56 किलोमीटर की। लेकिन सवाल में कहा है कि वो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन 80 किलोमीटर क्यों ट्रेवल कर रहा है? देखिए, पहले तो ये 80 किलोमीटर 56 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। ये 24 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल जो स्पीड है वो 8 नहीं है। यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। 16 मतलब 8 प्लस 8। तो ये जो दूसरा 8 है, इसकी वजह से ये 24 किलोमीटर और जो डिस्टेंस कम आ रही है, इस 8 की वजह से है। मतलब कि अगर मैं इसको इस 24 को 8 की स्पीड से और चलवाऊं तो उसको 3 घंटे लगेंगे। समझ रहे हो? तो इस 3 घंटे का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो 16 की स्पीड से 3 घंटे चला है। 16 की स्पीड से 3 घंटे चला है। तभी आपकी टोटल डिस्टेंस 80 ना आके 56 आ रही है। समझ रहे हो बात को? पहले मैंने ऐसा किया कि 8 की स्पीड से ही चला दिया। 8 की स्पीड से चलाएंगे तो 56 की डिस्टेंस आएगी, 56 ट्रेवल करेगा। लेकिन कर रहा है 80, यानी कि 24 उसको और कवर करनी है। तो उसके लिए कितनी और स्पीड उसको चाहिए होगी, कितने टाइम के लिए चाहिए होगी? स्पीड तो हमारे पास ये 8 है, कितने टाइम के लिए चाहिए? तो 24 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, यहां से हमने टाइम निकाल लिया, मतलब 3 घंटे। तो 3 घंटे इस और 8 की वजह से चल रहा है। तो अगर मैं टोटल 16 की स्पीड से 3 घंटे चला दूं तो ये उसका 16 की स्पीड से चलने का टाइम आ जाएगा। मतलब 16 की स्पीड से वो 3 घंटे चलता है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 48। 16 की स्पीड से वो 48 किलोमीटर जा रहा है। अब आपसे पूछा क्या है कि पैदल कितना जा रहा है? ये 16 तो उसकी साइकिल की स्पीड है। पैदल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो 80 से हम लोग 48 को घटा देंगे। ये हमारा आ जाएगा 36। एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर से एक बार अगर इस सॉल्यूशन को आप देखते हैं तो मैं दावा या दावे के साथ कह सकता हूं आपसे कि आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तीन लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु आपसे पूछी है। सबसे बड़ी लड़की की आयु 7 है। तो 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? हालांकि चलिए मैं आपको पूरा सॉल्व भी करा देता हूँ, नहीं तो आप ये ना सोचें कि मुझे पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया। देखिए, तीन लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब कि टोटल जो एज है वो कितनी है? 45 वर्ष है ना?
टोटल 45 है, यहाँ पर 3 5 7 का रेशियो है, मतलब 3 5 7 8 8 और 7 15। इस 15 की वैल्यू ये 45 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3। सबसे बड़ी की पूछिए तो 7 की वैल्यू। ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है जहां पर डाटा थोड़ा सा लंबा होता है, जहां पर हम इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाके अपना आंसर निकालना पड़ता है। तो उसी अप्रोच के साथ मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। 4/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। देखिए आर क्यूब है, यहाँ पर व्यास आपको दिया है, तो आर क्या होता है? व्यास का आधा, 7/2, और इसका क्यूब, तो 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया हमने। बहुत बढ़िया। अब देखिए, कुछ कट नहीं रहा है, बस इस 7 से ये 7 चला जाएगा, इस 2 2 4 से 4 चला जाएगा, और इस 2 से 11 चला जाएगा। ठीक है। 49 × 11/, 11 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 99, 44 9 53, 539/3। ठीक है। अब देखिए, 539 की जगह अगर ये 540 होता और उसमें 3 का भाग देते तो 180 आता। इसका मतलब ये है कि 180 से ठीक छोटा आपका आंसर होगा, 179.67। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 और एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको करना है, एक्स वाई कॉमन लेना है। अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको 36 मिल जाएगी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग 6 रख देंगे, और इस 6 से ये 36 कट जाएगा 6 बार। तो एक्स वाई की वैल्यू, ये 1 इधर जाएगा, माइनस में होगा, तो ये 5 आ जाएगा। 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख के आपको एकदम से घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा आगे जाना है, आपको सवाल आसान लगने लगेगा। ये 0.04 पॉइंट इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आपको पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 0.04 अपॉन 0.06 इक्वल्स टू 0.06 अपॉन ए, इस तरीके से बनता है। ये यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ पर ये हटाएंगे दशमलव, तो ये 100 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से ये 3 बार चलेगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 9 / 100, मतलब 0.0। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अ, देखिए यहाँ पर सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रक 1440 है। ठीक है, इतना ही यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। नीचे आपको क्या पूछा है? के और पी द्वारा निर्मित ट्रकों की औसत संख्या, जे और एम द्वारा निर्मित ट्रकों की औसत संख्या के बीच अंतर बताइए। सबसे पहले तो देखते हैं के और पी द्वारा निर्मित ट्रक कितने हैं। देखिए, के द्वारा 108, पी द्वारा 100, 108 प्लस 100, सॉरी, प्लस 45, ये सारा डिग्री में है। यहाँ क्या दिया हुआ है? जे और एम द्वारा ट्रकों, एम जे और एम द्वारा कितने निर्मित है? जे द्वारा 55, एम द्वारा 100। अब इनका आपको औसत निकालना है और औसत के बीच का अंतर निकालना है। देखिए, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो औसत निकलेगा, इनको भी जोड़ के 2 से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। 108 और 45 कितना हो जाएगा? 153/2। 55 और 18 मतलब कि 73/2। अब इनका अंतर भी लेना है हमें, तो 153 में से 73 जाएगा, ये आ जाएगा बटे 2, मतलब 40। अब आपको 40 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सारी की सारी चीजें डिग्री में है। कुल ट्रक कितने थे? 1440। अब आपको पता होगा कि वृत्त में जो कोण बनता है पूरा, वो 360 डिग्री बनता है।
मतलब 360 डिग्री की वैल्यू 1440 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 36 दूनी 72 दूनी 144, मतलब कि एक की वैल्यू 4 है। तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 4, 100। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, दोनों वर्षों में रूस और भारत में उत्पादों का कुल निर्यात ज्ञात कीजिए। मतलब 2018 और 19 में रूस और भारत, 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 रूस और रूस, कुल निर्यात पूछा है, मतलब आपको इन सबको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। 320 और 280 ये हो जाएगा 600, 180 और 190 ये हो जाएगा 370, 600 और 370 मतलब कि 970। जीरो अपना देखते रहना, आपका 997 वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सीख रहे होंगे आप काफी कुछ, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक परफेक्ट क्लास है। कम टाइम में अगर आप करता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखेंगे तो आपका भी दिमाग दौड़ेगा कि ये कैसे आया, मैं खुद अपना दिमाग लगाऊं। तो सीखने को बहुत कुछ रहता है, सीखते भी हैं हम लोग ऐसे ही। देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20। अब देखिए यहाँ पर भी 400 है, 400 का वर्गमूल तो 20 होता है। अब यहाँ पर चार अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद ये दशमलव लगा है, तो जब वर्गमूल लेंगे तो 2 अंकों के बाद लगाना होगा। ऐसे ही 4 का वर्गमूल 2, 4 अंकों के बाद लगा है, तो हमें दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना होगा? 2 अंकों के बाद। इनको जोड़ देंगे, 20.20.02, मतलब 20.22। तो ये आपका सही आंसर है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना? जीरो की जगह, मतलब जीरो देख के हो सकता है कि आप थोड़ा सा डर जाएं। सारे ऑप्शंस भी लगभग आपको सेम ही दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1708 है। सबसे पहले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। पहले तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। जैसे ये एक बेलन है ना? तो ये जो साइड वाला दिख रहा है ये तो आपका 2 पाई आर एच हो गया। नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर। टोटल अगर निकालेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये इस तरीके से आ जाता है। अब आपसे क्या पूछा है? आयतन इसका कितना है? आयतन आपसे पूछा है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आयतन पूछा है और ये आपको दिया हुआ है, और एच भी आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको यहां से आर निकालना है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर। एच कितना है? 18 प्लस आर इक्वल्स टू 1707। पाई की जगह हम लोग रख देंगे कितना? 22/7। तो 22 से 176 चला जाएगा 8 बार, है ना? 22 से 176 चला गया 8 बार, और 2 से ये 80 बचेगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 40। आर इंटू 18 प्लस आर बराबर 40 इंटू 7, मतलब कि 200। 4 7 28, मतलब 280। तो देखिए 280 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 आ जाए। दोनों के बीच का डिफरेंस 18 आ जाए। कैसे करेंगे? देखिए 14 इंटू 20 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 18 नहीं है ना? 28 इंटू 10 कर सकते हैं, मतलब 14 का 2 हमने इसको दे दिया, और सॉरी 20 का 2 हमने 14 को दे दिया, तो ये 28 हो गया, ये 10 हो गया। 28 इंटू 10 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 28 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 18। 18 है, और 18 ही हमको चाहिए था। तो यहां से आर की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो 10 हम लिख सकते। तो आर की वैल्यू हमारी यहां से आ गई। तो देखिए आर की वैल्यू हमने 10 निकाल ली। आर की वैल्यू हमने 10 निकाल ली, और ऊंचाई आपको 18 दी हुई है। अब आपसे आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू एच, मतलब
18। तो थोड़ी देर के लिए जीरो जीरो तो भूल ही जाओ। 22 इंटू 18 करो। 18 दूनी 36। 18 दूनी 36, 3 39। 396। 396 आ गया बटे 7। तो 39/7 करोगे, मतलब 7 का भाग पहले 39 में दो तो कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 4 6 बचेगा आपके पास। 7 6 42। फिर से 4 आ गया आपके पास। यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे, फिर 7 पंचे 35। 5 जीरो 7 सत्ते 49, मतलब कि 56 57। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा फॉर्मूला का आपको यूज करना है। अभी आपसे पूछ दे कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको क्या करना है? 2 पाई आर एच, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस दो जो आधार होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये पाई r² और ये 2 बार है तो 2। ये आपको याद कर लेना है। 2 पाई r ब्रैकेट में ठीक है। ए बी सी समरूप है EDF के। समरूप का मतलब आप समझते होंगे, जैसे एक ये कोई त्रिभुज है और एक ये कोई त्रिभुज है। ठीक है। अब समरूप का मतलब ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, वो सर्वांग में होता है। समरूप का मतलब ये है कि जैसे अगर इसकी जो भुजाएं हैं वो 1 2 3 है, तो इसकी भुजाएं 2 4 6 हो सकती है। मतलब कि भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर होगा, जैसे 1 और 2। 1/2 का रेशियो, यहाँ पर भी 1/2 का रेशियो होगा और यहाँ पर भी 1/2 का रेशियो होगा। तो समरूप का मतलब ये होता है। अब समरूप का मतलब तो यहाँ से हमने भुजाओं का रेशियो तो निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। जैसे भुजाओं का अनुपात कितना है? 1 और 2 का, तो क्षेत्रफल का अनुपात इनके स्क्वायर के बराबर होता है, 1 1 अनुपात 4। तो क्षेत्रफल इनका 1 अनुपात 4 के अनुपात में होगा। अब देखते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है 49/4। ए बी मैं बना लेता हूँ। अच्छा, ए बी ए सी और बी सी 10 14 और 21। ए बी ए सी और बी सी इनके मान दिए हुए हैं आपको 10 14 और 21। तब आपसे ई एफ की लंबाई पूछी है। देखिए, ई एफ कौन सा है? ये पहला और लास्ट। यहाँ पर आप देखिए, ऊपर क्वेश्चन में मैं मार्क कर रहा हूँ ई और एफ। तो यहाँ पर जो लंबाई ए और सी की होगी, मतलब एसी का जो रेशियो ईएफ के साथ, मतलब एसी को हम लोग ईएफ के साथ कंपेयर करेंगे। एबीसी जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज ईडीएफ के, का मतलब ये है कि ए बी ईडी, मतलब ए बी और ईडी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बीसी और डीएफ के रेशियो के। बीसी और डीएफ के रेशियो के बराबर होगा एसी और ईएफ के रेशियो के। एसी और ईएफ के रेशियो के। अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो किसी का भी आप स्क्वायर कर दीजिए, उसके बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया है 49 और 4, तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा? इसका वर्गमूल ले लेंगे। 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2। भुजाओं का अनुपात 7 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। अब आपसे ईएफ की लंबाई पूछी है, तो ईएफ का कंपैरिजन किससे होगा? एसी के साथ। अभी मैंने आपको बताया ईएफ का कंपैरिजन एसी के साथ होगा, है ना? तो एसी आपको कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। मतलब एसी आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है। भुजाओं का अनुपात कितना है? 7 और 2 का, मतलब कि 7 की वैल्यू 14 है और आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 गुना है, तो 2 का 2 गुना 4, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। आपको समरूपता में यही देखना है कि कौन सी भुजा दूसरे त्रिभुज के किस भुजा के रेशियो को हम देखेंगे एक साथ में। समझ रहे हो बात को? जैसे ये मैंने आपको बताया, AB का ED के साथ देखेंगे, BC का DF के साथ देखेंगे, AC का EF के साथ देखेंगे। ठीक है। दो स्टेशन A और B से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। दो ट्रेनें हैं, A और B स्टेशन से 50 और 60 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। दोनों एक दूसरे से जब मिलती हैं तो पहली ट्रेन 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है।
मतलब कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वही 120 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पर आपको एक बात पकड़नी है कि ए और बी से एक दूसरे की ओर चलती हैं। यहाँ पर सवाल में भले नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल यही कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक समान टाइम पे, मतलब अगर जैसे अभी 12 बज रहा है तो 12 बजे ही दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जब टाइम सेम होता है तब स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड 1/स्पीड 2 लिख देता हूं मैं, वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ स्पीड का रेशियो आप निकाल सकते हैं 50 और 60, यानी कि 5 और 6 का रेशियो है स्पीड में। स्पीड का रेशियो 5 और 6 का है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5 और 6 का होगा। मतलब कि अगर एक ट्रेन 5 चल रही है तो दूसरी ट्रेन 6 चल रही है। सवाल में कहा है कि एक ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। ये 5 चली है, ये 6 चली है, तो ये कितना ज्यादा चली है? एक एक ज्यादा चली है। अब ये एक ज्यादा चली है, लेकिन सवाल में आपको कह रहा है कि 120 ज्यादा चली है। 120 ज्यादा चली है। दोनों ट्रेनें डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रही हैं? 5 और 6, मतलब कि टोटल 11। एक की वैल्यू आपको 120 मिल गई, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 100, 1320। समझ रहे हैं बात को? देखिए, जब आपको ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में टाइम जो है वो सेम है, सवाल आधे से ज्यादा आपका खत्म हो चुका हो। आपको बस स्पीड का रेशियो बराबर करना है डिस्टेंस के रेशियो के। ठीक है? इतना आप समझ पाए होंगे। और अगर कभी आपको दिख जाए कि सवाल में डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के रिवर्स होता है। मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम के रेशियो के अपोजिट होगा। ये आपको याद करके चलना है। आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा अगर ये आपको याद है। x² + 1/(x²-1) = 5/4। तो इनके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल आपको निकालना है, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है पहले तो 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² + 4 = 5 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² - तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये आएगा x² = 5 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 9। मतलब x² की वैल्यू आ गई आपकी 9। x की वैल्यू क्या आएगी? +-3। +-3 का मतलब ये है कि एक मूल इसका +3 है, एक मूल इसका -3 है। अब मूलों का योगफल पूछा है, अगर इसको जोड़ते हैं आप लोग तो 3 - 3 ये आपका 0 निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। cot थीटा + cosec थीटा -1 अपॉन cot थीटा - cosec थीटा +1, इसका मान आपसे पूछा है। देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को एकदम से देखेंगे तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें करना क्या है। 5-10 सेकंड आप सोचने में बर्बाद कर देंगे। मैं कहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा मत सोचो। अपने मन से कोई एक ऐसा एंगल रख लो जिससे क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन पूरा जीरो ना बने या तो इनफाइनाइट ना बने। ऐसी कोई वैल्यू रख लो, जैसे मैं इस क्वेश्चन में 45 रख लेता हूं पहले। थीटा की वैल्यू 45 रख लेता हूं। कॉट 45 हो जाएगा यहाँ, प्लस कोसेक 45 हो जाएगा, -1 ऑन कॉट 45 माइनस कोसेक 45 +1। अब देखिए, कॉट 45 1, कोसेक 45 √2 -1 ऑन 1 -√2 +1। तो ऊपर क्या बचेगा? √2/2 -√। क्या करेंगे हम लोग? 2 + √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। नीचे जो आपको साइन दिखता है ना, उसका अपोजिट साइन लगा के, जैसे माइनस लगाए तो प्लस साइन लगा के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, a - b a+b, a - b क्या होता है? a² - b², मतलब कि 2² -√2²। तो ये कितना आ जाएगा? 4, ये 4 माइनस, मतलब कि 2। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका?
नीचे आ जाएगा आपका टू लिख देना है। √2 प्लस टू, ये ऊपर वाला ही लिख दिया मैंने, नीचे आपका टू आ गया। तो देखिए √2 से ये टू चला जाएगा, √2 टाइम्स, और √2 से अब डिवाइड करेंगे तो ये 1 + 2 अपॉन √2, यानी कि 1 + 1 अपॉन, और सॉरी 1 प्लस, इस √2 से √2 बार चला जाएगा, 1 + √2। 1 + √2 आपको सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल सकता है। कोसेक 45 √2, कॉट 45 1, मैच कर गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू ओ यानी कि ये एंगल आपको 50 दिया है, और ओ आर एस यानी कि ये एंगल आपको 35 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि क्यू ओ पी का मान, क्यू ओ पी इसका मान क्या होगा। देखिए, अब दो समानांतर रेखाओं को कोई एक रेखा इस तरीके से काटती है, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो उसी तरीके से जैसे ये एंगल आपको 50 दिया है, 35 दिया है, तो ये एंगल भी आपका 35 ही होगा। यहाँ पर जैसे ये 35 दिया हुआ है तो ये भी 35 आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में आप लोग देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आपको पता है। अब इस त्रिभुज में ये 35 है, ये 50 है, इसका मान आपसे पूछा है। 180 से 35 + 50 यानी कि 85 डिग्री हम लोग घटा देंगे। 180 में से 85 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 95 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। मोहन ने 8400 रुपए में एक वस्तु बेची और उसको 25% की हानि हुई। 8400 रुपए में कोई चीज बेच रहा है तो उसको 25% की हानि हो जा रही है, और 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर उसको वस्तु को बेचना चाहिए। मतलब कि ये 85 की वैल्यू है, 85 की वैल्यू है, अगर मैं क्रय मूल्य 100 मानता हूं तो 85 की वैल्यू 8400 है, और 40% का लाभ यानी कि 140 की वैल्यू आपको निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, 8400 85 नीचे ले आएंगे, इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 85 नहीं, सॉरी ये 75 आएगा, मतलब 25% का लॉस है। 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा, 75 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, 25 से 3 बार चला जाएगा। अब मैं 84 को 84 × 100 लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 3 बार चला गया, 25 से 4 बार चला जाएगा, और 3 से 84 22 बार चले, 28 × 14 × 4 यहाँ पर 140 था तो मैं उसको 10 यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यूनिट डिजिट देखिए आप लोग, हर ऑप्शन में आपको जीरो के बाद जो डिजिट दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। तो सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 8 चौके 32, 2 आया लास्ट में, और 2 चौके 8, और लास्ट में 8 आपका सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कमरे में वायरिंग का पी और क्यू का ठेका 3600 रुपए में होता है। पी 12 दिन में वायरिंग के काम को पूरा कर सकता है, और क्यू 6 दिन में पूरा कर लेता है। आर की सहायता से 2 दिन में पूरा करते हैं, मतलब पी क्यू और आर अगर लग जाए काम में तो 2 दिन में कर लेते हैं। तो अब हम लोग पूरा काम मान लेते हैं। हम कितना मान लेंगे, 12, 12 6 और 2 का एलसीएम। तो पी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 का भाग 12 में देंगे, एक बार जाएगा। क्यू की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12/6 यानी कि 2। तीनों की क्षमता मिला के कितनी आ जाएगी, 2 6। तो यहां से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर की क्षमता कितनी है, तो आप 6 में से 1 + 2 यानी कि 3 घटा देंगे तो ये आपकी 3 निकल आएगी, है ना। आर की क्षमता आपकी 3 निकल आई। अब टोटल जो काम है वो 3600 रुपए में होता है। मतलब जब पैसे बढ़ते हैं तो आपको याद रखना है कि ये क्षमता के हिसाब से बढ़ता है, क्षमता के हिसाब से। तो टोटल क्षमता 6 है, तो 6 के हिसाब से 3600 बटेंगे। 6 की वैल्यू 3600 है तो 1 की वैल्यू आ गई 600।
अब आपसे आर का पूछा है तो आर की क्षमता कितनी है? तीन। तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 × 3 यानी कि 1800। तो ये आपका ऑप्शन सही है, सही आंसर हो जाएगा। के का वह मान कौन सा है जिसके लिए द्विघात समीकरण के x-2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर है? तो आपको ये याद रखना है कि के का मूल जब बराबर होते हैं तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0 होता है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2 के एक्स आएगा प्लस 6। ठीक है, देखिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। बी की वैल्यू 2 के रख देंगे, इस -2 के भी रख सकते हैं बट उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर देना है हमको। माइनस फोर, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है के और सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल्स टू 0। तो 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू 6 चौके 24, के से ये कट जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 6। के की वैल्यू 6 आ गई तो ये आपका पहला ऑप्शन भी है, तो यही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एक संख्या भी आपको दी हुई है तो आपसे दूसरी संख्या पूछिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, मतलब लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या कितनी है? 169। दूसरी आपको निकालनी है, एलसीएम कितना है 4225 और एचसीएफ कितना है? ठीक है, 13 से 169 चला जाएगा 13 बार। अब इस 13 का हमें 4225 में भाग देना है, तो 42 में 3 बार जाएगा, 13 3 39, 3 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 25 65, 325। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था। पी एक खिलौना क्यू को 40% के लाभ पर बेचता है और क्यू इसे आर को 10% के लाभ पर बेच देता है और आर ने खिलौने के लिए 539 रुपए पे किए हैं। तो पी के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या था? मैं मान लेता हूं कि पी ने वो खिलौना 100 रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में उसको ये खिलौना पड़ गया होगा। क्यू को उसने 40% के लाभ पर बेच दिया। 40% का लाभ मतलब कि 100 की चीज 140 में बेची होगी। तो क्यू को ये कितने का पड़ा? 140 का। क्यू ने क्या किया, इस पर 10% लाभ लेके इसको बेच दिया, आर को बेच दिया। तो 140 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 14। और 14 इसमें जब ऐड करेंगे 140 में तो 154, मतलब कि आर ने उस खिलौने के लिए 154 रुपए पे किए थे। अब उसी 154 की वैल्यू आपको 539 दी हुई है, तो 154 की वैल्यू 539। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? पी के लिए खिलौने का क्रय मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू 100 मानी थी हमने। ये क्या आ जाएगा? 539/154 इंटू। ठीक है, देखिए 11 से 154 जा रहा है, 11 एकम 11, 11 चौके 44। 11 से ये जा रहा है, 11 चौके 44, 11 नवैया 99। 7 से 2 बार जाएगा और ये 7 बार चला जाएगा। ऊपर आएगा 700, नीचे हमारा 2 है, 700/2 350 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल था। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक सक्सेसिव मेथड होता है। 40% का लाभ मतलब कि 40% मतलब क्या होता है? 2/5। तो 2/5 मतलब 5 की चीज उसने 7 में बेच दी। 10% का लाभ मतलब कि 10%, 10 की चीज उसने 11 में बेच दी। तो ये कितना आ जाएगा? 50/77। इस 77 की वैल्यू आपको 539 दी हुई है और इस 50 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप आराम से निकाल लेंगे, 539/77 इंटू 50। आपका आंसर सेम 350 ही यहां से भी मिल जाएगा। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है। 2 जोड़ने पर
नया औसत ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। देखिए, करने को तो आप इस क्वेश्चन में बहुत कुछ कर सकते हैं, जाने कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है। आप हर संख्या को 3 ही मान लो। मान लिया आपने, तो टोटल कितना आ गया आपका 15। अब संख्या 2 आपने जोड़ दी, मतलब कि 2 आपने जोड़ दी, तो 17 हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया 17। तो 5 की जगह संख्याएं हो गई 6। तो औसत निकालने के लिए 6 से हम डिवाइड मार देंगे। 17 बटे, तो 6 दूनी 12, 5 बचेगा आपका, जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 टू 48, मतलब कि 2.8 समथिंग आपका आंसर है। जीरो की तरफ मैं तब तक ध्यान नहीं देता हूं जब तक ऑप्शंस कुछ इस तरीके से ना हो, 2.83, 20.83 या 2283 पॉइंट कुछ इस तरीके से। मतलब जब तक ऑप्शन में जीरो का फर्क नहीं पड़ रहा है तब तक जीरो लगा के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 मिनट में एक बाल्टी का 4/11 भाग भर जाता है। मतलब 4/11 भाग भरने में 5 मिनट अब देखिए, 4/11 भाग मतलब 11 में से 4 भाग भर गया, तो भाग बचा कितना? आपसे यही तो पूछा है कि शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो भाग बचा बचा कितना, एक से घटा देंगे। 1 - 4/11 मतलब कि 7/11। 7/11 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, 4/11 भाग भरने में 5 मिनट लगा है, एक भाग भरने में लगेगा 5 × 11/4, और 7/11 भाग यानी कि 7/11 भाग कितनी देर में भर जाएगा? 35/4 मिनट में। 35/4 मिनट का मतलब समझिए, 4 × 8 = 32। तो 32 तो आपका, सॉरी, 8 तो आपके मिनट आ गए, क्योंकि 35 में हम लोग आठ, 4 का पहाड़ा 8 बार तक तो पढ़ ही सकते हैं। तो 32 आ गया। उसके बाद क्या बचेगा आपका? 3/4। 3/4 मिनट है आपका। अब इसको सेकेंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 4 से 15 बार चला जाएगा, 15 तिया 45, तो ये 45 सेकेंड आ गए। 8 मिनट और 45 सेकेंड, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत कम टाइम में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं। 20+ क्वेश्चंस थे हमारे पास। और जो भी शॉर्ट मेथड्स हैं, यूनिट डिजिट का किस तरीके से आपको यूज करना है, क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि थीटा की वैल्यू 45 रख लो। जहां पर आपको लगे की वैल्यू आप नहीं रख पा रहे, वहां पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, 3 4 5 इस तरीके से। वहां पर वैल्यू रख लो, आपका आंसर इजीली मिल जाएगा बिना कुछ ज्यादा सोचे। तो बहुत चीजें हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस करी हैं, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप ओवरऑल इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल में आपको अभी देखने को मिलेंगी जो आपके बहुत काम की होंगी।